Hello kittens and welcome back to our YouTube channel. So today we are starting with chapter 2 methods of inquiry and psychology, that is the second chapter of grade 11 psychology. So now let's quickly get started. Okay, so chapter 2 methods of inquiry and psychology. इस चैप्टर में हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे साइकोलॉजी में इंक्वायरी कैसे होती है इस चीज के लिए। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या होती है। अब साइकोलॉजी जो होती है वो एक साइंस होती है जिससे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग समझते हैं, हम पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो अब इंक्वायरी की क्या जरूरत है? ये जो हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करने के लिए हम लोग को पहले कुछ डेटा चाहिए, कुछ इंक्वायरी चाहिए। तो इसलिए अब हम कुछ मेथड्स देखेंगे कि ये इंक्वायरी होती कैसी है साइकोलॉजी में। तो हम चैप्टर की चेकलिस्ट देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आएगा आप लोग का, फिर कुछ गोल्स डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के, नेचर क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स साइकोलॉजी के, एनालिसिस ऑफ डेटा कैसे होता है, फिर कुछ लिमिटेशंस देखेंगे एंड कुछ एथिकल इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट इज मेथोडोलॉजी मेक साइकोलॉजी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आई हैव एडेड दिस इन अ बॉक्स। इसीलिए मेथोडोलॉजी जो होती है, मतलब जो मेथड्स होते हैं, वो ही साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाते हैं। अगर आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप मेथड्स ना यूज करें प्रॉपर, कि स्टडी ना हो, अगर ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम साइकोलॉजी को प्रिडिक्शन भी तो बोल सकते हैं। लाइक कितने सारे तांत्रिक्स एंड बाबास घूमते रहते हैं, हम उनको भी कह सकते हैं कि उन्हीं की तरह वो एक स्टडी हो जाती। पर लेकिन एक साइंटिफिक डिसिप्लिन तब बनता है जब उसमें हम मेथड्स ऐड कर देते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट यूज अ वेराइटी ऑफ रिसर्च मेथड्स बिकॉज क्वेश्चंस आर मेनी एंड ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी स्टडीड बाय अ सिंगल मेथड। तो अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं एक मेथड भी बना सकते थे मेथोडोलॉजी में आने के लिए, पर उन लोगों ने वेराइटी ऑफ रिसर्च मेथड्स ढूंढे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं और उनको स्टडी करने के लिए सिर्फ एक मेथड सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन को जानने के लिए डिफरेंट स्टडी करनी पड़ती है और उन सबकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स जो हैं वो डेवलप करे। नेक्स्ट आ गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। अब हम लोग को साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करनी क्यों पड़ती है, इसके लिए हम लोगों ने एक न्यूमोनिक बना रखा है, दीपिका। यू कैन रिमेम्बर इट बाय दिस, दीपिका, जो एक नेम होता है एक लड़की का। सो डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन, पी स्टैंड्स फॉर प्रेडिक्शन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेनेशन, सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल एंड ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन। सो सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन बेसिकली हम लोगों को जो एक ह्यूमन का बिहेवियर, जो हम लोग का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग साइकोलॉजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। जिस भी पर्सन के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो उसको हम कहेंगे वो हमारा सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट का बिहेवियर है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए, एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है। Defining the behavior or phenomenon as accurately as possible to differentiate between two or more behaviors to understand properly. ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक फिनोमिनन को बहुत अच्छे से समझने के लिए और उनको डिफाइन करने के लिए, उनकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है। हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑब्जर्विंग study habits among students, it may consist of diverse range of behavior. The researcher needs to describe her or his meaning of study habits. हम लोगों ने किसके ऊपर स्टडी करा? हम लोगों ने बच्चों के ऊपर स्टडी करा, स्टूडेंट्स के ऊपर, उनकी स्टडी हैबिट्स के लिए। तो जो साइकोलॉजिस्ट है, जो रिसर्चर है, जो ये कर रहा है इंक्वायरी, उसे स्टडी हैबिट्स का मीनिंग समझ आ जाएगा, उसे एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी उसके टॉपिक के ऊपर। देन आता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब वही कि हम लोग बिहेवियर समझकर बिहेवियर को आगे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर एक्यूरेटली helps us to know the relationship of a particular behavior with other types of behaviors, events or phenomena. After knowing this, it can be predicted that under certain conditions what type of behavior may occur. जैसे कि हम लोगों ने अगर स्टूडेंट्स के ऊपर ही सेम स्टडी करी, तो हम लोगों ने स्टडी करके समझा कि वो कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, एंड वो जितना टाइम डिवोट करेंगे पढ़ने के लिए, उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे।
सो बेसिकली हम लोगों ने बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हमने प्रिडिक्शन करी, तो ये भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की वजह से हुआ। देन हम लोग का ई, एक्सप्लेनेशन, टू नो द कैजुअल फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, मतलब एक बिहेवियर अगर हुआ तो वो क्यों हुआ, ये समझने के लिए भी हम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, लाइक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूज करते हैं। इट फोकस ऑन फैक्टर्स दैट डू और डू नॉट कॉज दैट बिहेवियर, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो बिहेवियर हुआ। ट्राई टू आइडेंटिफाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आगे भी बहुत बार आएगा, ये होता क्या है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है मतलब एक बिहेवियर है, उसका कॉज क्या था और उस बिहेवियर को होने की वजह से फिर हम लोग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इफेक्ट क्या पड़ा। तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने के लिए भी हम लोग साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं। एंड ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में होता है। वेरिएबल्स हम लोग को सबको पता है, हम लोग कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, लाइक एक्स एंड वाई, तो दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। What makes some students more attentive in class? Why some children devote less time for study compared to others? मतलब दो बच्चे ले लिए हमने कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा अटेंटिव हैं और कुछ लोग बहुत कम टाइम डिवोट करते हैं स्टडीज में। तो क्यों ऐसा बिहेवियर क्यों है, दो वेरिएबल्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। Then we have control. Behavior can be controlled by making changes in its previous conditions. It refers to three things: making a particular behavior happen, reducing it, and enhancing it. अब हम लोग बिहेवियर को समझने के बाद उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वो हुआ क्यों, उसके बाद फिर हम लोग उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर वो बिहेवियर हम चाहते हैं कि हो पर लेकिन थोड़ा अच्छे वे में हो तो हम उसको इनहांस भी कर सकते हैं। तो तीन चीजें हो सकती हैं कंट्रोल के अंदर। अब ऐसा स्टूडेंट कैन अलाउ द number of hours devoted to the study to be the same, or he or she can reduce them, or there may be an increase in the study hours. Change in behavior of a person by psychological treatment or therapy. तो psychological treatment और therapy यूज करके हम लोग उन बच्चों का जो भी बिहेवियर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। Then we have application to bring out positive changes in life of people, that is application in real life। जो भी हमने सब पढ़ा, हम लोगों ने ये जो साइकोलॉजिकल थेरेपी और ट्रीटमेंट डिस्कस करे, इसके बाद अब हम इसमें एक्चुअली रियल लाइफ में एप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे रिसर्च होती है सॉल्व कैसे करनी है प्रॉब्लम्स के लिए इन वेरियस सेटिंग्स, तो उनको अब रियल लाइफ में अप्लाई कराया जाता है हमारे सब्जेक्ट के लिए ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब हम एक बार देख लेते हैं। ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही रखनी है DPECA, इसलिए मैंने ये न्यूमोनिक बनाया है। डिस्क्रिप्शन मतलब सबसे पहले साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्यों होती है, ताकि हम लोग किसी भी चीज को समझ पाए, जो भी कोई बिहेवियर कंडक्ट हो रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन समझ पाए। उसके बाद हम लोग प्रिडिक्ट कर सके कि अब नेक्स्ट बिहेवियर कब होगा और ये जो बिहेवियर हुआ है ये क्यों हुआ है। देन एक्सप्लेनेशन कि क्यों हुआ है बिहेवियर। कंट्रोल, अब इस बिहेवियर को कंट्रोल करना है, या तो एनहांस करना है या तो रिड्यूस करना है, या फिर ये समझना है कि ये हुआ क्यों, जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये हुआ है उसी फैक्टर को चेंज कर देना है। या फिर जो एप्लीकेशन है, अब जो हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल करने के मेथड्स डिस्कस करे उनको रियल लाइफ में अप्लाई कराना। इन सब चीजों के लिए ही साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है। Now we have steps in conducting scientific research. अब कुछ steps होते हैं जिससे हम लोग ये scientific research conduct करते हैं। मतलब बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या conducting steps होते हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है scientific method, उसका जो मेन एम होता है वो होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर इवेंट की स्टडी कर सकें या फिर एक पर्टिकुलर फिनोमिनन की स्टडी कर सकें। और ये जो साइंटिफिक रिसर्च के हमारे मेथड्स होते हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं और टेस्टेबल मैनर में होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। जब भी साइकोलॉजी में ये वर्ड है ऑब्जेक्टिव, तो आपको तीन वर्ड्स इमीडिएटली याद आने चाहिए: रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि सिमिलर रिजल्ट्स इफ असेस्ड मल्टीपल टाइम्स। अगर हम लोगों ने एक चीज को
टेस्ट किया, एक सब्जेक्ट है मेरा, उसके ऊपर मैंने अभी टेस्ट कंडक्ट किया है, उसके बाद एक दूसरा साइकोलॉजिस्ट आया, उसने भी सेम पर्सन पे कंडक्ट किया, तो जो मेरा रिजल्ट आया है और जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट का रिजल्ट आया है वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम है तो इसका मतलब हम लोग का जो टेस्ट था, जो असेसमेंट था, वो रिलायबल है। वैलिड मतलब असेसिंग व्हाट वाज सपोज्ड टू बी असेस्ड। अगर मुझे इंटेलिजेंस असेस करनी थी तो अगर रिजल्ट में मुझे उसकी इंटेलिजेंस ही पता चल रही है तभी वो वैलिड होगा, वरना इनवैलिड होगा। नॉर्म्स होते हैं, किसी भी एक साइंटिफिक रिसर्च कुछ भी आप असेसमेंट करें तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है, तो वो नॉर्म्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, रिलायबल हो गया, वैलिड हो गया और नॉर्म्स हो गया। सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर में होता है, उसकी एक प्रॉपर स्टडी होती है, कोई भी नहीं कर सकता। एंड टेस्टेबल मैनर मतलब जो भी हम लोग जिसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इजीली टेस्ट हो रहा है, कोई भी डिफिकल्टीज फेस नहीं हो रही है। तो साइंटिफिक रिसर्च जो होती है उसके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब ये जो सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक अब हम उसके स्टेप्स देखेंगे कि ये सिस्टम होता क्या है। सो फर्स्ट इज स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम जो है उसको कंसेप्चुलाइज करते हैं। हम लोग कोई भी एक थीम सिलेक्ट करते हैं या फिर टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा, हमने स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करी, तो हमने अपना जो थीम है, अपना टॉपिक है, वो स्कूल स्टूडेंट्स की स्टडी ले लिया, तो हमने कंसेप्चुलाइज करी एक प्रॉब्लम। देन स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स आर डेवलप्ड फॉर द स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्च। अब हम लोगों ने ये जो थीम और टॉपिक डेवलप किया, हमने थीम क्या लिया, स्टूडेंट्स की स्टडीज, तो हमने प्रॉब्लम क्या डेवलप करी कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अटेंटिव है, कुछ स्टूडेंट्स अटेंटिव क्यों नहीं है, तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम डेवलप कर ली। हम लोगों ने जो पास्ट इसी टॉपिक पे जो स्टडीज हुई है उनको थोड़ा रिव्यू कर लिया, ऑब्जर्व करा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमने जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्रिएट करी है। ओके, in psychology there are range of problems related to behavior and experiences. These problems may be related to understanding our own behavior, understanding other individuals behavior, group influence on individual behavior, group behavior और organizational level. अब हम लोग की साइकोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं, तो कुछ जो उनकी रेंज होती है वो यहाँ पे होती है, या तो पर्सन को खुद का बिहेवियर नहीं समझ आ रहा है, या तो उसको दूसरों का नहीं समझ आ रहा है, या तो जो ग्रुप है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुई हुई है, इंडिविजुअल बिहेवियर लाइक उनका खुद का ही बिहेवियर रॉन्ग है, या तो ग्रुप बिहेवियर पूरा रॉन्ग है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक पर बिहेवियर प्रॉब्लम है। अब आता है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम द रिसर्चर प्रोसीड्स बाय डेवलपिंग अ टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब जब हम लोग ये प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो रिसर्चर होता है वो एक टेंटेटिव आंसर लाइक अपना एक कह सकते हैं बनाया हुआ आंसर, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। आई होप आपने ये वर्ड काफी जगह सुन रखा होगा। देन आता है कलेक्टिंग डेटा। अब हम लोगों ने प्रॉब्लम अपनी कंसेप्चुलाइज कर ली, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड। इट रिक्वायर्स डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन और अ ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजंस अबाउट द फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट्स। अब हम लोग यहाँ पे ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं हमारी स्टडी का पूरा, कि हम ऐसे ऐसे करके स्टडी करेंगे, एंड हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और इसमें डिसीजंस लेने होते हैं 4 एस्पेक्ट्स पे। फर्स्ट इज पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, दूसरा मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, थर्ड टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च, एंड फोर्थ प्रोसीजर फॉर द डेटा कलेक्शन। हमें 4 मेजर डिसीजंस लेने होते हैं इसमें। सबसे पहले कि जिसके ऊपर हम ये स्टडी करेंगे वो पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे। अब मुझे अगर स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करनी है तो मुझे ये भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन से स्कूल के कौन से एग्जैक्ट बच्चों पर, कौन सी एज ग्रुप के बच्चों पर स्टडी करूंगी। तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करते हैं, फिर हम मेथड सिलेक्ट करते हैं कि हम लोग डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन के आगे हम लोग मेथड्स देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। देन टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च, कौन से टूल्स हम यूज करेंगे। टूल्स में भी वी हैव लाइक रिकॉर्डिंग्स, क्वेश्चनर्स, डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं। देन आता है प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, आप लोगों से इंडिविजुअली जाके डेटा कलेक्ट करोगे या फिर एक ग्रुप में ही बिठाकर सबसे डेटा कलेक्ट करोगे, इट ऑल मैटर्स। लाइक एडमिनिस्टर कैसे करेंगे। तो ये 4 मेजर डिसीजंस होते हैं जो लेने होते हैं अंडर कलेक्टिंग डेटा। और इसके बाद ये जब पूरा ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है, इसके बाद एक्चुअली में डेटा कलेक्शन का काम शुरू होता है।
देन आता है ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। अब हम लोगों ने प्रॉब्लम समझ ली, उसके बाद हम लोगों ने एक्शन भी ले लिया। एक्शन इज डेटा कलेक्ट करने के लिए ब्लूप्रिंट रेडी करना, उसके बाद डेटा एक्चुअली में कलेक्ट करना। अब आता है जो डेटा कलेक्ट हो गया है उसको समझना, तो मतलब हम यहाँ पे कंक्लूजन बना रहे हैं। हम लोग एनालाइज करते हैं जो कलेक्टेड डेटा है, उसको स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स में यूज करते हैं और मतलब समझते हैं हमारे डेटा का। ये ग्राफ्स बनाते हैं या फिर हम लोग पाई चार्ट, बार डायग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये सब मेथड्स यूज करके जो हमारा डेटा है उसको एक ऑर्गेनाइज मेथड में लिखते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। एंड जो इस वजह से जो हमारा हाइपोथेसिस था, जो हमने फर्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस बनाया था, हम लोगों ने जो एक ऐसे ही आंसर बना के रख दिया था, वो प्रूफ हो जाता है, वो वेरीफाई हो जाता है कि वो सही था कि नहीं था, एंड कंक्लूजन जो होता है वो अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लेते हैं हम। फिर आता है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। अब हम लोगों ने कंक्लूजन वगैरह सब निकाल लिया, अब यहाँ पर रिविजन भी होता है। रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार होता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने भी स्टडी करी, दूसरा साइकोलॉजिस्ट उस सेम टॉपिक पे दोबारा रिसर्च करके कुछ न्यू चीज हम लोग को लाके देगा, फिर नया साइकोलॉजिस्ट दोबारा उसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस चेन है, ये चलती ही रहती है। तो मतलब हमने रिसर्च कर दी पूरी, उसके बाद हम ये बाहर सबको बताते हैं, न्यू साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वो अपना हाइपोथेसिस दोबारा लिखते हैं, एंड देन वो दोबारा से अपनी पूरी स्टडी करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन जो होता है वो दूसरा निकालते हैं, एंड दिस गोज ऑन। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये रिवाइज होती ही रहती है, एक स्टडी का रिविजन होता ही रहता है। देन वी हैव ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स। ऑल्टरनेटिव मेथड्स मतलब जो नॉर्मली मेथड्स यूज होते हैं उनसे थोड़े अलग मेथड्स। साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट ह्यूमन बिहेवियर कैन ऑल्सो बी स्टडीड बाय फॉलोइंग द मेथड्स एडॉप्टेड बाय साइंसेज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो साइकोलॉजिस्ट हम लोग के कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर को हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जैसे मेथड्स को यूज करके, ऐसे साइंसेस को यूज करके भी समझ सकते हैं। इनका की असम्पशन क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो प्रिडिक्टेबल है एंड कॉज्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। जो प्रिडिक्टेबल मतलब कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट मूव क्या लेने वाला है। ये होता क्यों है? क्योंकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड। मतलब हम एक ह्यूमन का बिहेवियर देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये की अजम्पशन था, इसलिए उन्होंने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे साइंसेस के यूज करके भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। बट इन 20th century, study restricted to overt behavior and it did not focus on personal feelings, experiences, meaning, etc. And 20th century तक जो हमारी साइकोलॉजी थी ना, उसमें ओवर्ट बिहेवियर पे ही स्टडी रिस्ट्रिक्टेड थी। ओवर्ट बिहेवियर मतलब जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओवर्ट का मतलब होता है बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। मतलब सिर्फ उतना बिहेवियर पे हम लोग का फोकस था जितना हम देख सकते हैं। बाकी जो इंटरनल फैक्टर्स वाला ये है ना, इंटरनल फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट, ये बाद में डेवलप हुआ है, पहले ये नहीं था। तो इसलिए हम लोग की 20th century तक जो रिसर्च थी वो कंप्लीटली हम लोग कहेंगे परफेक्ट नहीं थी। अब आता है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। अब जो हम लोग साइकोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करते हैं उसका नेचर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कॉल्ड एज डेटा। तो जो हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसको हम लोग कहते हैं डेटा। इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल्स बिहेवियर, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो हम लोग का जो डेटा होता है वो इंडिविजुअल का बिहेवियर, उसकी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और उसकी मेंटल प्रोसेसेस, इन सब चीजों से रिलेट करता है। मतलब उन सब चीजों से ही तो मिलके वो डेटा बना है, तो वो उनको दिखाता है। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो अफेक्ट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। अब जो ये डेटा है उसका जो नेचर है वो किस चीज से अफेक्ट होता है? सबसे पहला कि हम लोगों ने क्या मेथड यूज करा था वो डेटा कलेक्ट करने के लिए, एंड जो पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब जिनसे ये डेटा कलेक्ट हुआ है या फिर जिन लोगों ने डेटा कलेक्ट करा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है कि हमारा डेटा की नेचर क्या है। साइकोलॉजिकल डेटा आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज। जो साइकोलॉजिकल डेटाज होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटीज है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते। लास्टली वी हैव टू इंटरप्रेट द डेटा। हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं।
इंटरप्रेट करने के भी दो वेज होते हैं, एक क्वालिटेटिव एंड एक क्वांटिटेटिव, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब जो डेटा कलेक्ट होगी उसको इंटरप्रेट करा जाता है, मतलब समझा जाता है, उसकी लैंग्वेज चेंज करी जाती है। इन साइकोलॉजी different types of data or information are collected: demographic information, physical information, psychological data and physiological data. अब जो टाइप्स ऑफ डेटा आते हैं उसमें भी एक होते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी आ रहा है उसमें, तो हम क्वांटिटेटिव से समझ सकते हैं कि उसमें नंबर्स, कुछ वैल्यूज आ रही हैं। तो जिस डेटा में भी हम लोग वैल्यूज, रैंक्स, स्कोर्स या फिर स्केल्स यूज करते हैं उसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्वालिटी मतलब किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी के एट्रीब्यूट्स, किसी की क्वालिटीज मतलब सब्जेक्टिव होती हैं। अगर मैं किसी पर्सन की क्वालिटी बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ शी इज अ वेरी गुड गर्ल, शी इज वेरी प्रिटी, एंड कोई कुछ और क्वालिटीज बता सकता है, तो ये सब्जेक्टिव होती है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो सब याद कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव डेटाज होते हैं वो होते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, मतलब एक पर्सनल इंफॉर्मेशन कि आपकी एज क्या है, आपका नेम क्या है, आपकी बर्थ प्लेस क्या है, आपका बर्थ टाइम क्या है। देन फिजिकल इंफॉर्मेशन हो गई आपकी इकोलॉजिकल कंडीशन, आप कितना अर्न कर लेते हैं, आपके पास कितना कैलोरी इनटेक, एक पर्सन कितनी कैलोरीज इनटेक करता है, दैट ऑल्सो डिफाइंस कि वो पॉवर्टी लाइन के अबव है या बिलो है। तो आपकी इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है वो भी क्वांटिटेटिव में आती है। देन फिजियोलॉजिकल डेटा, मतलब फिजिकली आपका वेट कितना है एंड हाइट कितनी है, फिजिकल आपका फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, लाइक आपकी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, उन सब का जो डेटा होता है वो सब आता है फिजियोलॉजिकल डेटा में। एंड देन साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आ जाता है आपके एट्रीब्यूट्स होती हैं एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम लोग बहुत अच्छे से चैप्टर आगे 12th में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें आती हैं हमारी क्वांटिटेटिव डेटा में। क्वालिटेटिव डेटा में आते हैं जो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड से। उसमें आता है वर्बल रिपोर्ट्स, लाइक मुंह से बोली हुई रिपोर्ट सिर्फ वर्बली, या फिर ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड, सब आपने ऑब्जर्व कर लिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया। आपकी पर्सनल डायरीज जो हो गई, जो लोग लिखते हैं। फील्ड नोट्स, आप एक जगह पे गए जहां पे आपको रिसर्च करनी थी और आपने नोट्स बनाए, तो दैट इज फील्ड नोट्स। या आर्काइवल डेटा, तो इन सब को कहते हैं क्वालिटेटिव एंड ये होता है पूरा क्वांटिटेटिव। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। यहाँ से मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। हम लोग यहाँ से मेनली स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से मेथड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो साइकोलॉजी में यूज होते हैं। सो वी नीड डिफरेंट मेथड्स, हम लोग को डिफरेंट मेथड्स चाहिए होते हैं टू कलेक्ट डेटा फॉर वेरियस रिसर्च पर्पसेस सच एज। अब हम लोग का पर्पस क्या है रिसर्च करने का, तो हम वो देखेंगे। फॉर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉचिंग अ फुटबॉल मैच, फॉर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ चिल्ड्रन टेकिंग एन एग्जामिनेशन डू बेटर इन द क्लासरूम इन विच दे हैड स्टडीड द सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हमने भी पीछे पढ़ा था, रीजन होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने का। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए कि जो लोग फुटबॉल का मैच एक देख रहे हैं उन लोग का बिहेवियर हमने ऑब्जर्व कर लिया, या फिर हम लोगों ने स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रंस होते हैं एक क्लासरूम में बैठे हुए, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर लिया। हमने किसी की सेल्फ स्टीम मेजर कर ली। तो लाइक ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनसे समझ सकते हैं कि हम किन किन मेथड्स के लिए साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जो है वो यूज करते हैं, जो कलेक्टिव डेटा है उसको किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन आता है फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड। जो फर्स्ट मेथड होता है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। नेम से समझ आ रहा है यहाँ पे ऑब्जर्वेंस, यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। नॉट द यूजुअल डे टू डे ऑब्जर्वेशन, इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड विच इंक्लूड्स। अब आप देखिए, ऑब्जर्वेशन तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने क्लास में एक बच्चा देखा एंड जस्ट उस बच्चे को ऑब्जर्व करके, बस उसको देखकर मैंने उसकी पूरी साइकोलॉजिकल कंडीशन बता दी, पूरी अपनी स्टडी लिख दी उसके बारे में। बट दिस वाज नॉट द करेक्ट वे। हम एक सिस्टमैटिक मेथड से चलते हैं। हमने अभी पूरे सिस्टम पढ़ा, 4 वेज होते हैं, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, सब होता है। तो एक सिस्टमैटिक मेथड होता है। सिर्फ देख लेना जो डे टू डे हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वो ऑब्जर्वेशनल मेथड नहीं होती। फर्स्टली आप ये समझ जाइए। देन अब हम लोग
एक्चुअल ऑब्जर्वेशनल मेथड समझते हैं। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन, देन रिकॉर्डिंग, देन एनालिसिस ऑफ डेटा। सिलेक्शन से समझ आ रहा है कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं हमारा कौन सा बिहेवियर है जिसके ऊपर हम लोग को ऑब्जर्वेशन करनी है, जिसके ऊपर हम लोग को रिसर्च करनी है। जैसे कि हमने स्कूल स्टूडेंट्स में देख लिया कि उनकी जो स्पीड है, मतलब उनका जो टाइम स्पेंड है इन स्कूल, उसके ऊपर हम कर रहे हैं कि कुछ बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ बच्चे कम करते हैं। तो हम लोगों ने ये बिहेवियर स्टडी करने के लिए सिलेक्ट कर लिया। देन हम रिकॉर्ड करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे। एंड ऑब्जर्व सिर्फ एक दिन से नहीं होता, बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं बहुत टाइम तक। एंड सिर्फ एक पर्सन को नहीं, बहुत सारे डिफरेंट, एक पूरे ग्रुप को ऑब्जर्व किया जाता है अच्छे से, तब जाके इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं। देन आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग में डेटा पूरा कलेक्ट किया, डेटा भी हम सिंबल्स, फोटोग्राफ्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, इन सब चीजों से कलेक्ट करते हैं। अब उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज वट एवर दे हैव रिकॉर्डेड विद व्यू टू डिराइव समथिंग मीनिंग आउट ऑफ इट। एंड जो हम लोग ये एनालाइज करेंगे ना डेटा को, ये बस ऐसे ही नहीं एनालाइज करना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। हम लोग को कुछ मीनिंग होना चाहिए, हम लोग को स्टार्टिंग से ही कुछ मीनिंग होना चाहिए कि हम लोग अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम लोग को एक मुद्दा क्या है, हम लोग को एट द एंड करना क्या है उस स्टडी का। तो एक मीनिंग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस डेटा को फिर एनालाइज करते हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आती हैं। एक होती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मतलब कि एक स्कूल है, उसमें 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपको देखना था कि उन सब लोगों में से लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो कि एक्टिवली स्टडी करते हैं एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो कि क्लास में सो रहे होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, आप किसी भी रैंडमली एक स्कूल में गए, वहां पे 5th ग्रेड जो है, वहां पे आपने बच्चों को नहीं इन्फॉर्म किया दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और एनीथिंग। जो हम लोग का सब्जेक्ट है यहाँ पे, उन लोग को नहीं पता कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। रियल लाइफ सेटिंग, मतलब एकदम रियल लाइफ में वो लोग वहां पे बैठे हैं एंड आप उन्हें लाइक एक स्नीक पीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं, थ्रू कैमराज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरलिस्टिक सेटिंग हो गई। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा टेम्परेली। अब एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। मतलब ये लैबोरेटरी में किया जाता है, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में किया जाता है। ये थोड़ा वाइडर एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है एंड रिलेटेड टू समथिंग जो कि वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं कर सकते, तो हम वो कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में करते हैं। देन वी हैव नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब रिसर्चर्स वॉच द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज और हर स्टडी विद देयर नॉलेज बट विदाउट टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द सिचुएशन अंडर स्क्रूटनी। मतलब हम लोगों ने एक रूम में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया एंड जो रिसर्चर है वो बाहर बैठा है एंड वो इन सबको ऑब्जर्व कर रहा है थ्रू अ कैमरा, वी कैन से। एंड ये जब सब लोग हैं, इनको पता है कि इन लोग को ऑब्जर्व किया जा रहा है, पर लेकिन जो रिसर्चर है वो इनके साथ नहीं है, वो बाहर है। अब जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है उसमें ये जो रूम है, इन रूम में इन सबको पता है कि इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है एंड जो रिसर्चर है वो भी अंदर ही है। इन सबको ये नहीं पता कि ये जो अंदर इनके साथ पर्सन है यही इनको ऑब्जर्व कर रहा है। इट्स लाइक अ हिडन पर्सन जो उन लोग को वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है। दे आर अवेयर कि उन लोग को ऑब्जर्व किया जा रहा है, पर लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो उनको ऑब्जर्व कर रहा है वो उन्हीं के साथ है। सो दिस इज लाइक अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है एंड जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है उसका मतलब रिसर्चर उनको उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो बाहर से लाइक थोड़ा सेटअप से बाहर निकल के देन ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर आता है हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है हमारा, इसके कुछ एडवांटेजेस एंड उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो फर्स्ट, द ऑब्जर्वेशन मेथड इज दैट इट इनेबल्स द रिसर्चर टू स्टडी पीपल एंड देयर बिहेवियर इन अ नेचुरलिस्टिक सिचुएशन एज इट अकर्स। फर्स्टली इसका एडवांटेज है कि हम लोग नेचुरल सेटिंग में बिहेवियर जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। ऐसे बहुत कम मेथड्स हैं जिसमें कि हम लोग नेचुरल सिचुएशन में कर सकें, क्योंकि अगर एक पर्सन है उसको बता दिया जाए कि आपका ये बिहेवियर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पर्सन आपका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो पर्सन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ऑब्वियसली उसका बिहेवियर चेंज होगा। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। तो इसलिए हम लोग नेचुरलिस्टिक सेटिंग में कर पाते हैं। दिस इज एन एडवांटेज। द ऑब्जर्वेशन मेथड इज लेबर इंटेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग
एंड सस्पेक्टेबल टू द ऑब्जर्वर्स बायस। एक डिसएडवांटेज जब आता है हमारा कि ये लेबर इंटेंसिव है, मतलब एक पर्सन है उसे बार बार एक जगह पे जाके ऑब्जर्वेशन करनी पड़ रही है, तो दिस इज लेबर इंटेंसिव, बहुत मेहनत का काम है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऑब्जर्वेशन में ऑब्वियसली टाइम लगता है, आप एकदम से नहीं अज्यूम कर सकते कुछ भी, एंड सस्पेक्टेबल होता है ऑब्जर्वर्स की बायस से। सस्पेक्टेबल ऑफ ऑब्जर्वर्स बायस मतलब कि जो हम लोग का ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, हो सकता है वो खुद उसकी कुछ डिसलाइकिंग्स एंड लाइकिंग्स हो, उसी के बेसिस पे वो जो अपना इंटरप्रिटेशन है वो चेंज कर दे, तो इसलिए ये सस्पेक्टेबल होता है। देन आता है our observation is influenced by our values and beliefs about the person or the event. The observer should record the behavior as it happens and should not interpret the behavior at the time of observing itself. अब ये एक चीज है कि जो ऑब्जर्वर है उसके कुछ खुद की वैल्यूज, कुछ बिलीव्स होंगे, पर लेकिन एक नॉर्मल सेंस है, अगर एक रिसर्चर है तो उसको सही मेथड उसके लिए यही होगा कि वो जो बिहेवियर उसको एज इट इज लिख रहा है, एज इट इज रिकॉर्ड कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा, तभी हम लोग का ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो सही होगा उसका रिजल्ट, वरना हम लोग उसको इनवैलिड ही मानेंगे। देन हम लोग का सेकेंड मेथड आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। Experiments are generally conducted to establish cause and effect relationship between two sets of events or variables in a controlled setting. तो हमने पढ़ा cause and effect क्या होता है कि एक चीज हुई क्यों एंड उसके होने के बाद उसका इफेक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आया। तो इस चीज को समझने के लिए, इस रिलेशनशिप को समझने के लिए ही हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कह सकते हैं to understand the cause and effect relationship between two sets of events or variables in a controlled setting. एक control setting में होता है, ये naturalistic setting में नहीं होता, control setting में होता है, उसको हम experimental method कहते हैं। In the experiment, cause is the event being changed or manipulated, effect is the behavior that changes because of the manipulation. मतलब cause हमारा क्या है और effect क्या है, हम cause देखते हैं। cause is the event being changed, मतलब क्या चीज है जिसको हम चेंज कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स लेट उठते हैं स्कूल जाने के लिए, वो बार बार लेट हो रहे हैं, तो उनका ये जो टाइम है, उनका ये जो स्लीप साइकिल है, उसको हमने चेंज किया, इस इवेंट को हमने चेंज किया और मैनिपुलेट किया, और इफेक्ट हुआ कि वो लोग टाइम से स्कूल आने लग गए। तो हमने कुछ चीज करी जिस वजह से कुछ आया, बेसिकली इट्स स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, हमने कुछ किया बदले में कुछ रिस्पॉन्स आया। तो कॉज मतलब जो इवेंट है जिसको चेंज किया जा रहा है, एंड इफेक्ट मतलब जो बिहेवियर चेंज होने के बाद आया, उसको हम इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। तो एक जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसमें जो रिसर्चर होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वी सॉ दिस कि इफेक्ट और कॉज रिलेशनशिप हम समझते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हम दो वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल क्या होता है, जो हमने मैथ्स में पढ़ा था ये वही वेरिएबल है। मतलब हम लोग कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा स्टिमुलस या कोई इवेंट जो कि अपना वैल्यू है वो चेंज कर सकता है या फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो ऐसी दो चीजें जिनको हम लोग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और इन्हीं दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं। तो आप ये देखिए कि ये है कॉज एंड ये है इफेक्ट। कॉज मैंने चेंज कर दिया तभी तो ये इफेक्ट आया ना। कॉज था कि जो बच्चे हैं, कॉज था हम लोग का बेसिकली कि जो स्टूडेंट्स थे, स्कूल स्टूडेंट्स, वो लोग लेट उठ रहे थे, इस वजह से वो लेट स्कूल आ रहे थे, तो वो लेट उठ रहे थे। तो मैंने जो उनका कॉज था लेट उठना उसको चेंज कर दिया, उनको जल्दी उठाना स्टार्ट करवा दिया उनके पेरेंट्स से। तो जिसका इफेक्ट था वो चेंज हो गया, वो जल्दी स्कूल आने लग गए। तो हमने कॉज चेंज किया तभी तो इफेक्ट चेंज हुआ, अगर हम उनको जल्दी नहीं उठाते तो वो टाइम पे कैसे आते। इसीलिए कॉज को हम कहते हैं ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये इसको हमने खुद से चेंज किया, रिसर्चर ने इसको चेंज किया। एंड इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंडेंट है? कॉज पर। ये डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि जब ये चेंज होगा तभी ये चेंज होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इसको डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे ये जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है ये सेम चीज लिखी है। जो रिसर्चर होता है वो मैनिपुलेट करता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से चेंज हो जाता है। पर एक और चीज होती है
कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिप्रेजेंट्स अ फिनोमिनन द रिसर्चर वांट्स टू एक्सप्लेन। रिसर्चर को जो एक्सप्लेन करना होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये फिनोमिनन वही है। एंड ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम चेंजेस करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर interdependent. Neither of them can be defined without the other. Independent variable chosen by the researcher is not the only variable that influences the dependent variable. And जो dependent variable होता है ये सिर्फ और सिर्फ independent variable से influence नहीं होता. Interdependent and dependent variables are chosen because of the researcher's theoretical interest. जो researcher है उसके theoretical interest के according हम decide करते हैं, वो decide करता है कि independent variable और dependent variable कौन होंगे. Extraneous variables need to be controlled in an experiment so that a researcher is able to pinpoint the cause and effect relationship between independent and dependent वेरिएबल. जो हम लोग के एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो बाहर से आए हुए वेरिएबल्स हैं, उनको नीड टू बी कंट्रोल्ड इन एन एक्सपेरिमेंट सो दैट रिसर्चर इज एबल टू पिन पॉइंट द कॉज. उनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है. मतलब बेसिकली हम लोग दो चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हम लोग को तीसरी चीज उसमें घुसानी पड़ रही है, तो इसको एक कंट्रोल्ड वे में घुसाना जरूरी है ताकि जो हम लोग का रिसर्चर है वो पिन पॉइंट कर सके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप खराब ना हो उस थर्ड वेरिएबल की वजह से, एक्सटर्नल वेरिएबल की वजह से, इसीलिए उनको एक कंट्रोल सेटिंग में इंसर्ट किया जाता है. अब एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स. अब कौन से ग्रुप्स होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं? एक्सपेरिमेंट्स जनरली इन्वॉल्व वन और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड वन और मोर कंट्रोल ग्रुप्स. अब ये कंट्रोल ग्रुप्स क्या होते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स वो होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है. एन एक्सपेरिमेंट ग्रुप इज अ ग्रुप इन विच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्सपोज टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन. द कंट्रोल ग्रुप इज अ कंपैरिजन ग्रुप that is treated in every way like the experimental group except that the manipulated variable is absent in it. अब experimental और control में हम समझते हैं. जो experimental group हो गया वो तो है कि basically हमने एक रूम में for example एक लोगों का ग्रुप बिठाया और हम लोग उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं. हमने बाहर से कुछ वेरिएबल्स इंसर्ट करे मैनिपुलेट करने के लिए उनका जो बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे. ये हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. जो कंट्रोल ग्रुप होगा उन लोगों को भी लाइक दूसरा ग्रुप है दूसरे रूम में, सेम अमाउंट ऑफ पीपल, पर लेकिन जो हमने बाहर से ये मैनिपुलेशन डाली थी ना वो नहीं डाली. बस हम लोग उनके ऊपर उनको ऐसे रूम में बंद करके ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल था वो एब्सेंट है. तो हम लोग अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं फॉर अ बेटर स्टडी. इसीलिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं. One attempt to control all those relevant variables which can influence the dependent variable. हम लोग यहाँ पे सारे देखते हैं लाइक सारे ways जिस वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इफेक्ट हो सकता है. All relevant variables in experimental studies that might influence the dependent variable need to be controlled. जितने भी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग की इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन सब को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अफेक्ट ना हो. एक्सपोजर टू मेनी कंडीशंस में रिजल्ट इन एक्सपेरिमेंटल फैटीग और प्रैक्टिस इफेक्ट्स व्हिच में इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी एंड मेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स डिफिकल्ट. और जब हम लोग बहुत सारी कंडीशंस आने देते हैं ना, एज आई सेड कि जो हम लोग के एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आते हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत सारी कंडीशन सेटअप हो गई ना तो फिर एक एक्सपेरिमेंटल फैटीग आ जाता है. मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है एंड जो हम लोग की स्टडी थी वो बिल्कुल खराब हो जाती है, जिससे हमारी इंटरप्रिटेशन फाइंडिंग्स डिफिकल्ट हो सकती हैं. Since the goal of an experiment is to minimize extraneous variables, the best way to handle the problem is to eliminate them from the experimental setting. तो अब ये इतना extraneous variables प्रॉब्लम में कर रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं बेस्ट है कि इनको निकाल ही दो इन सेटिंग से.
Elimination is not always possible. In such cases, effort should be used to hold them constant so that their effect remains the same throughout the experiment. हमेशा उनको निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ एफर्ट्स डालते हैं ताकि जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उनकी वजह से ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और उनको हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं. फॉर कंट्रोलिंग organismic and background variables, matching is also used. And organismic and background variables जो होते हैं matching उसको भी हम लोग use करते हैं. In this procedure, the relevant variables in the two groups are equated or are held constant by taking matched pairs across conditions of the experiment. इस प्रोसीजर में हम लोग कुछ रेलेवेंट वेरिएबल्स जो होते हैं टू ग्रुप्स के उनको इक्वल रखते हैं. जैसे कि ऐसे कंट्रोल ग्रुप जो था हम लोग का कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उनको हमने इक्वल रखा ताकि हम सारी कंडीशंस समझ सके. काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक इज यूज्ड टू मिनिमाइज द सीक्वेंस इफेक्ट. एंड ये जो एक सीक्वेंस इफेक्ट आता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक यूज करते हैं. इन सब की ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी है, तो जस्ट इतना रिमेम्बर करना काफी है. देन आते हैं स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. द स्ट्रेंथ ऑफ अ वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट इज दैट इट कैन प्रोवाइड relatively speaking a convincing evidence of a cause effect relationship between two or more variables. सबसे पहली स्ट्रेंथ तो इसकी यही हो गई कि एक वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट होता है और ये दो भी वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग को प्रोवाइड करता है. एक्सपेरिमेंट्स आर ऑफन कंडक्टेड इन अ हाईली कंट्रोल्ड लैबोरेटरी सिचुएशन. ये इसकी लिमिटेशन है. एक हाईली कंट्रोल्ड लैबोरेटरी सिचुएशन मतलब नेचुरलिस्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हुई हुई है, तो बायस भी हो सकता है रिजल्ट. इन दिस सेंस दे ओनली सिमुलेट सिचुएशंस दैट एग्जिस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड. एंड ऑल्सो ये सिर्फ कुछ सिचुएशंस को ही सिमुलेट करता है, सब सिचुएशंस को नहीं. इट्स नॉट ऑलवेज कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें आपने कुछ मैनिपुलेशन डाल दी एंड कुछ सेटिंग हो रही है, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि रियल लाइफ में भी यही चीज हो रही है. तो इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है. दे फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज फॉर दिस रीजन. एंड इसी चीज की वजह से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को क्रिटिसाइज किया जाता है. द एक्सपेरिमेंट्स में produce results that do not generalize well or apply to real situations. They have low external validity. उनके पास external validity कम होती है, real situations में नहीं apply कर सकते. Limitation of the laboratory experiment is that it is not always feasible to study a particular problem experimentally. And हर एक प्रॉब्लम हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टडी कर पाए ये भी प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है. इट इज डिफिकल्ट टू नो एंड कंट्रोल ऑल द रेलिवेंट वेरिएबल्स. एंड हम लोग जो भी रेलिवेंट वेरिएबल्स होते हैं उन सबको नहीं जान सकते और ना ही कंट्रोल कर सकते, ये भी डिफिकल्ट होता है. तो ये सब चीज की लिमिटेशंस एंड स्ट्रेंथ सिर्फ यही थी. अब आ जाते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट्स पे. फील्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? If a researcher wants to have high generalizability or to conduct studies which are not possible in laboratory settings, he or she may go to the field or natural setting where a particular phenomenon actually exists. It is more time consuming and expensive. Many variables cannot be manipulated in the laboratory settings. अब क्या हो गया? जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कि आप एक्चुअली जो नेचुरल सेटिंग है, जो फील्ड है, वहां पे जाके स्टडी कर रहे हैं. फील्ड सिर्फ यहाँ पे मैदान नहीं है. फील्ड मतलब कोई भी आपका वेन्यू, लाइक कोई स्पॉट जहां पे वो बिहेवियर आकर हो रहा है, वहां पे जाके पढ़ना. तो जैसे कि मैंने बताया स्कूल स्टूडेंट्स पे कैमरे के थ्रू नजर रखी गई, दैट वाज फील्ड एक्सपेरिमेंट. आप फील्ड पे खुद जाके ऑब्जर्व कर रहे हो. ये चीज बस टाइम कंज्यूमिंग होती है और थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है, ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई. बट लेकिन बेनिफिशियल ये है कि कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो लैबोरेटरी सेटिंग्स और मैनिपुलेटरी सेटिंग्स में नहीं स्टडी कर सकते, दैट वी स्टडी इन एक्सपेरिमेंटल मेथड. तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये बेनिफिट रहता है कि हम वो चीजें भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. अब क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इन क्वासी एक्सपेरिमेंटेशन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सिलेक्टेड. हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं रादर देन वेरिएबल और मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट. हम लोगों का
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटर की मैनिपुलेशन और वेरिएशन से दूर रखकर। A quasi experiment attempts to manipulate an independent variable in a natural setting using naturally occurring groups to form experiments and controlled groups. अब आते हैं हम कोरिलेशनल रिसर्च पे। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है? ये थर्ड मेथड है हम लोग का इंक्वायरी का। द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब हम लोग दो हमारे वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको समझने के लिए नंबर्स का यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी हमने मैथ्स में पढ़ा था वेरिएबल्स वाले चैप्टर में। कोएफिशिएंट मतलब नंबर से पहले जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो समझने के लिए हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप समझने के लिए। इट्स वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम +1 थ्रू 0 to -1। ये जो इसकी वैल्यू होती है, ये जैसे हमने इंटीजर्स देखे -1, 0 and 1, ये पूरा इसका रेंज है, इसी के बीच में रहती है। मतलब लाइक 0.06, 0.075 ऐसे करके बोथ साइड्स, लाइक माइनस साइड एंड दिस साइड, यहाँ पे ये पूरी इसकी वैल्यू रहती है। हाईएस्ट वैल्यू 1, लोएस्ट वैल्यू -1। The positive correlation indicates that as the value of the one variable x increases, the value of other y also increases. अब पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन होता क्या है? अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, अगर मैंने इसको बढ़ाया और ये भी साथ में बढ़ गया, तो मतलब ये इसको चेंज करने से ये भी चेंज हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो इसको मैं कहूंगी कि ये पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर x और y में इसको मैंने बढ़ाया और ये डिक्रीज हो गया, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रिलेशन। एंड ये किस एक्सटेंट तक हो रहा है ये पूरा, इससे हम लोग एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, लाइक एग्जैक्ट कोएफिशिएंट क्या है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन जब x इंक्रीज होने पे या फिर डिक्रीज होने पे y भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जब x डिक्रीज हो रहा है, दोनों टेक प्लेस कर रहे हैं। एंड नेगेटिव कोरिलेशन जब वैल्यू एक की बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है, तो ये नेगेटिव हम लोग का कोरिलेशन हो गया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट समटाइम्स नो कोरिलेशन में एग्जिस्ट। हो सकता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन है ही नहीं, दूर दूर तो कुछ नाता ही नहीं है, तब हम कहेंगे उसको जीरो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, दैट इज हमारी जीरो वैल्यू आई है, दैट इज जीरो कोरिलेशन। दिस इंडिकेट्स दैट नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स आर अनरिलेटेड। अब हम लोग का फोर्थ मेथड आता है सर्वे रिसर्च। सर्वेस कंडक्ट करके। सर्वे रिसर्च came into existence to study opinions, attitudes and social facts. सर्वे रिसर्च स्टार्ट की हुई थी ओपिनियंस, एटीट्यूड्स और सोशल फैक्ट्स को समझने के लिए सर्वे रिपोर्ट स्टार्ट हुई थी। Their main concern initially was to find out the existing reality or baseline. हमारा मेन यहाँ पे कंसर्न था कि हम लोग एग्जिस्टिंग जो रियलिटी है उसे या फिर बेस लाइन को फाइंड आउट कर सके। The survey research uses different techniques for collecting information. अब सर्वे में भी different टेक्निक्स यूज होती हैं। पहले आप लोग देख लीजिए, एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, एक तो इंटरव्यू के थ्रू सर्वे रिसर्च होता है, लाइक डोर टू डोर इंटरव्यू कि ये सपोज आप अपने घर में रहते हैं एंड बाहर से एक पर्सन आता है, वो कहता है मुझे आपका सर्वे लेना है, तो उसने वहीं पे खड़े खड़े आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपने उनको जवाब दिया। दिस वाज अ पर्सनल इंटरव्यू। अब एक दूसरा मेथड आता है हम लोग का क्वेश्चनर सर्वे, कि उसने आपको एक क्वेश्चनर पकड़ा दिया कि आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्वेश्चनर सर्वे आ गया। एंड फिर हम लोगों का, सॉरी फॉर दिस, एंड देन हम लोग का आ गया टेलीफोन सर्वे, कि टेलीफोन के थ्रू या तो आपको टेलीफोन पे एक फॉर्म, लाइक गूगल फॉर्म्स आते हैं आजकल, वैसे दे दिया, या फिर आपको कॉल करके आपसे सर्वे लिया जाता है। लाइक 3 मेथड्स होते हैं मेनली जिनसे हम लोग ये सर्वे हमारे कंडक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पर्सनल इंटरव्यू को। द इंटरव्यू मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट, लाइक सबसे ज्यादा मेनली यूज्ड मेथड है हम लोग का पर्सनल इंटरव्यू। An interview is a purposeful activity conducted to derive factual information, opinions and attitudes and reasons for particular behavior
फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। ये यूज क्यों होता है? हमारा जो रिस्पोंडेंट है उससे उसके ओपिनियंस, उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये सब डिराइव करने के लिए, एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए हम लोग डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड यही इसका पर्पस होता है कंडक्ट करने का, इन सब चीजों को समझना, इन सब चीजों को जानना। इट इज जनरली कंडक्टेड फेस टू फेस, बट समटाइम्स इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस ओवर द फोन। अब ये फेस टू फेस होता है यूजुअली, तो ओवर द फोन भी हो सकता है कभी कभी, वो हमने टेलीफोन इंटरव्यू अभी आगे देखा, हम उसमें देखेंगे, उसमें होता है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये नाम से समझ आ रहा है कि मतलब यहाँ पे आपने पहले से डिसाइड कर रखा है मुझे ये क्वेश्चन पूछने। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब आपने नहीं डिसाइड कर रखा कि ये क्वेश्चंस पूछने हैं। ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके आपने कुछ एक्सपेक्टेड आंसर्स सोच रखे होते हैं, या आप उनको देते हैं कि यार एक एमसीक्यू फॉर्म में आपने उनको कुछ आंसर्स बता रखे हैं एंड उनको सिलेक्ट करना है। एंड जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें एक तो आपके क्वेश्चंस डिसाइड नहीं आप क्या क्या पूछने वाले हैं, एंड हो सकता है क्वेश्चन का आपको ये नहीं पता हो करेक्ट आंसर क्या है, देयर इज नो करेक्ट आंसर, सिर्फ आप उनकी ओपिनियंस जान रहे हैं, तो दैट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फिर आता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मतलब हम लोग का एक इंटरव्यूअर है और वो दूसरे पर्सन को इंटरव्यू कर रहा है। अब यहाँ पे हम दो चीज देखते हैं, इंटरव्यूई मतलब जो इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है। अगर आपने यूपीएससी का इंटरव्यू इज द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, उसमें जो पर्सन इंटरव्यू देने जा रहा है दैट इज द इंटरव्यूई, एंड जो वहां पे पैनल बैठा होता है जो इंटरव्यू लेते हैं दे आर अ ग्रुप ऑफ इंटरव्यूईज। तो ये एग्जाम्पल हम लोग को किसका होता है? ग्रुप टू इंडिविजुअल। यहाँ पे ग्रुप एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू लेता है, तो ये तो यूपीएससी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडिविजुअल टू ग्रुप मतलब एक इंडिविजुअल होता है एंड यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ हमारे इंटरव्यूईज होते हैं जिनका एक साथ इंटरव्यू लिया जाता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लाइक एक इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल है और वो इंटरव्यू ले रहे हैं। ग्रुप टू ग्रुप होता है कि एक ग्रुप है यहाँ पे, एक ग्रुप है यहाँ पे, और दोनों मतलब दोनों में से एक इंटरव्यू ले रहा है। इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि जब मैरिजेस फिक्स होती है तो फिर दो फैमिलीज लाइक पूरे ग्रुप्स होते हैं एंड दे इंटरव्यू ईच अदर, दे गेट टू नो अबाउट ईच अदर, तो ये वो इंटरेक्शन हो सकता है ग्रुप टू ग्रुप। अब हम लोग का आता है इंटरव्यूइंग। इसी में इंटरव्यूइंग इज अ स्किल विच रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड इंटरव्यू भी ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली हो गया। जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ग्रुप टू ग्रुप, दैट वाज अ वेरी इनफॉर्मल एग्जांपल जस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट ये साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का मेथड नहीं है। इंटरव्यूइंग जो होती है वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग से होती है। A good interviewer knows how to make the respondent at ease and get the optimal answer. And जो एक इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यूअर उसको ये पता होता है कि जो उसका रिस्पोंडेंट है उससे एक ऑप्टिमल आंसर कैसे निकलवाना है एंड उनको एट ईज कैसे रखना है, मतलब उनको एट कंफर्टेबल कैसे रखना है जब वो आंसर दे। He or she remains sensitive to the way a person responds and if needed probes for more information. एंड उनको पता होता है कि एक पर्सन जो है वो किस चीज से सेंसिटिव हो सकता है। लाइक आप डायरेक्टली कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो कि पर्सन को मे बी हर्ट कर दे या फिर उनके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हिट कर दे, तो उनको पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करने हैं। इफ द रिस्पोंडेंट गिव्स वेग आंसर्स द इंटरव्यूअर मे ट्राई टू गेट स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट आंसर्स। एंड बहुत बार ही पॉसिबल होता है लाइक ऐसा होता है दैट जो इंटरव्यू ही है हम लोग का वो करेक्ट आंसर्स नहीं दे रहा है, वो कुछ घुमा फिरा के आंसर्स दे रहा है। तो इंटरव्यू इतना ट्रेंड होता है कि उसको पता होता है कि उसको कॉन्क्रीट आंसर्स लाइक करेक्ट आंसर्स, अगर वेग आंसर्स मिल रहे हैं तो कैसे निकलवाना है। द इंटरव्यू मेथड हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन। हम लोग एक इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ले पाते हैं इस मेथड को यूज करके। इट इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू इंडिविजुअल सिचुएशंस एंड कैन ऑफन बी यूज्ड व्हेन नो अदर मेथड इज पॉसिबल और एडिक्वेट। और ये जो इंटरव्यू मेथड होता है ये हम तब यूज करते हैं जब कोई अदर मेथड काम नहीं करता, तो इंटरव्यू मेथड यूज होता है। इट कैन बी यूज इवन विद चिल्ड्रन एंड नॉन लिटरेट पर्सन। एंड इंटरव्यू मेथड हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं, नॉन लिटरेट पर्सन के ऊपर भी कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू कैन नो वेदर रिस्पोंडेंट अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चंस एंड कैन रिपीट और परफ्रेज क्वेश्चंस। अब इन लोग के ऊपर हो क्यों सकता है? ये फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का इंटरव्यू ही है एंड यहाँ पे एक इलिटरेट पर्सन है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसके ऊपर बाकी सब नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं
उस जो पर्सन इलिटरेट है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं उनको एक क्वेश्चन पेपर पकड़ा दूं कि आप प्लीज इसमें से अपना सर्वे दे दो, तो वो ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे। बट लेकिन अगर एक पर्सन है जो कि उनको क्वेश्चंस उनकी खुद की लैंग्वेज में उनसे पूछ ले, जो उनको समझ आती है, तो इट विल बी इजियर टू कंडक्ट ऑन देम एज वेल। इसीलिए इंटरव्यूअर यहाँ पे ट्रेंड होता है एंड दिस इज एन इफेक्टिव मेथड। अब हमारे पास सेकंड आता है क्वेश्चनर सर्वे। क्वेश्चनर सर्वे में आई सेड ये सबसे कॉमन और सिंपल और वर्सेटाइल लो कॉस्ट सेल्फ रिपोर्ट मेथड होता है कलेक्ट करने का इन्फॉर्मेशन। इसमें जस्ट एक क्वेश्चनर बना के दे दिया जाता है, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ पेपर, गूगल फॉर्म, कुछ भी हो सकता है, दे दिया जाता है एंड यू हैव टू जस्ट मार्क द आंसर्स, या फिर लिखने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, या फिर ये थ्रू मेल भी हो सकता है, इसमें सेम थिंग। देन टेलीफोन सर्वे, वही नाउअडेज सबसे कॉमन है, एसएमएस के थ्रू या कॉल्स के थ्रू। लाइक कंपनीज भी अपने सर्वेज दे देती हैं दैट हाउ डू यू फील। लाइक अगर आप कोई एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें आता है रेट अस और व्हाट डू यू फील और प्लीज ब्रिंग आउट सम टाइम फ्रॉम योर शेड्यूल टू गिव अ सर्वे, टेल अस अबाउट व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव अवर सर्विस। ऐसे करके जो भी हम लोग के पास मैसेजेस आते हैं, पॉपअप मैसेजेस, ये बेसिकली सर्वेज होते हैं। तो ये टेलीफोन सर्वे हो गए। ये साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है दैट हाउ कैन दे मेक अ बेटर इंटरफेस जो उनकी कंज्यूमर्स को इफेक्ट करे, लाइक उनके ब्रांडिंग इंक्रीज करे। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का ही मेथड हो गया। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं हमारे इंटरव्यू सर्वे मेथड के। द रिसर्चर्स नीड टू एक्सरसाइज caution in selecting a particular method. Information can be gathered quickly and efficiently from thousands of people. सर्वे मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि thousands of people के साथ एक साथ हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली गैदर कर सकते हैं। People may give inaccurate information. अब एक डिसएडवांटेज ये हुआ, बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें लोग इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। पीपल समटाइम्स ऑफर रिस्पॉन्सेज दे थिंक द रिसर्चर वांट्स टू हियर। कभी कभी लोग सर्वेज में ऐसे आंसर्स बोलते हैं जो उनको लगता है कि रिसर्चर को यही आंसर चाहिए होगा, मैं यही बोल देता हूँ। सो सर्वे मेथड्स आर नॉट ऑलवेज रिलायबल, पर लेकिन ये बहुत सारे लोगों से एक साथ कर सकते हैं, इसलिए ये इनका डिसएडवांटेज हुआ। एंड ये रिलायबल नहीं होते, ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। अब हम लोग का लास्ट मेथड आता है केस स्टडी मेथड। इन दिस मेथड द एम्फेसिस इज गिवन ऑन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर केस। एक पर्टिकुलर केस के ऊपर इन डेप्थ स्टडी जो होती है उसको हम केस स्टडी कहते हैं। Researchers focus on cases which can provide critical information on new learning on less understood phenomenon. The cases that we select for study are unique and therefore are rich in information. Case study provides a narrative or detailed description of events that take place in a person's life. Case study जो होती है वो usually सिर्फ एक person के ऊपर होती है mostly. अब हम लोग इस case study को use करके उस person के life के जो events हैं उनके बारे में detailed description जान सकते हैं. A case study is a valuable research tool in the field of clinical psychology and human development. ये दो areas हैं जहां पे case study सबसे ज्यादा useful होती है. Freud, Sigmund Freud, हमने इनका नाम सुना ही है. Insights that led to the development of psychoanalytic theory emerged from his observation and showed that meticulous records must be maintained on individual cases. जो Sigmund Freud की psychoanalysis थ्योरी थी वो उनकी ऑब्जर्वेशन और उनकी मेटिकुलस रिकॉर्ड्स की वजह से इमर्ज हुई थी। इस वजह से हम लोग को एक इम्पोर्टेंस समझ आई कि हम लोग को इंडिविजुअल केसेस के बारे में क्यों ज्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना चाहिए, क्यों फोकस करना चाहिए। एंड एक जीन पियाजेट हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड ये जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप की थी ये इन्होंने अपने ही खुद के 3 बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करी थी, उसकी बेसिस पे करी थी। मतलब इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी ली थी अपने किड्स की। केस स्टडी प्रोवाइड डिटेल इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स लाइफ. It is recommended that the information should be collected using multiple strategies from different sources of information by the number of investigators. And ये recommend किया जाता है कि जो information है वो different strategies use करके different sources से और multiple investigators को
करना चाहिए पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। केयरफुल प्लानिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। आज ये डेटा कलेक्ट हो रहा है, उसको केयरफुली प्लान करना इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। The process of data collection, the researcher is required to maintain a chain of evidence for linking various data sources having bearing on the research questions. The researcher should not depend upon only one method. बहुत सारे methods होते हैं जिनकी वजह से हमको data collection में help मिलती है, सिर्फ एक method नहीं होता और उस पर reliable होना भी नहीं चाहिए. A combination of 2 or more methods should be used to get the real picture. एक से ज्यादा मेथड्स इसलिए यूज होते हैं ताकि हमें रियल पिक्चर मिल सके. इफ द मेथड्स कन्वर्ज, दैट इज गिव द सेम रिजल्ट्स, वन कैन सर्टेनली बी मोर कॉन्फिडेंट. एंड अगर आप खुद सोचिए, मैंने एक मेथड से स्टडी करी, आंसर आया 2. जैसे आपने मैथ्स में भी कर रखा है, आपने एक फॉर्मूला लगाया, आंसर आपका 2 आ गया, दूसरा फॉर्मूला लगाया तब भी आंसर 2 आ रहा है, थर्ड फॉर्मूला लगा के भी अगर आंसर आपका 2 आ रहा है तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, यस मैंने सही सॉल्व किया है. ऐसे ही अगर डिफरेंट मेथड से आपका आंसर सेम ही आ रहा है, रिजल्ट सेम ही आ रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंशियलिटी आती है. इसलिए डिफरेंट मेथड्स यूज करने के लिए बोला जाता है डेटा कलेक्शन की. अब हम लोग आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग असेसमेंट के ऊपर. So, individual differences has remained one of the important concerns of psychology from the very beginning. तो जो individual differences होते हैं, दो लोगों के बीच में जो differences होते हैं, ये अभी तक का सबसे important concern रहा है साइकोलॉजी हमारे पूरे सब्जेक्ट में, स्टार्टिंग से लेकर अब तक. Psychologists have constructed different types of tests for assessment of various human characteristics. A test contains a number of questions called items. तो उन लोगों ने यही चीज स्टडी करने के लिए बहुत ही सारे टेस्ट्स बना दिए हैं, ठीक है. एंड हम टेस्ट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कहते हैं आइटम्स. साइकोलॉजी में याद रखिए, जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे क्वेश्चनर में, जो क्वेश्चंस होते हैं इंडिविजुअल एक क्वेश्चन को कहेंगे आइटम. आइटम्स होते हैं हमारे क्वेश्चंस विद देयर प्रोबेबल रिस्पॉन्सेज विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट. एंड ये किसी भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट से रिलेटेड होते हैं. It is important here that the characteristics for which a test has been developed should be defined clearly and unequivocally, and items should be related to that characteristic only. And ये important होता है कि जो टेस्ट है जिस टाइम डेवलप हो रहा है उसी टाइम उसको डिफाइन किया जा रहा है एंड उसके रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन करे जा रहे हैं. A psychological test is standardized and objective instrument, and it can be used to assess individuals standing in a relation to others, some mental or behavioral characteristics. And जो एक हम लोग का psychological test होता है वो standardized होता है, objective होता है, हमने अभी starting में ही पढ़ा था. तो इससे हम लोग एक human behavior और mental characteristics को अच्छे से study कर सकते हैं और उनके बीच का relation समझ सकते हैं. Objectivity हमने पढ़ी थी, इसलिए I'm not repeating it. In order for a psychological test to become an objective measure, it is essential that the items should be worded in such a manner that they communicate the same meaning to different readers. And जो question है इसमें language use होती है ना questions की, वो इतनी easy होनी चाहिए, इतने अच्छे words में लिखे होने चाहिए कि अगर मैं read कर रही हूँ मुझे भी same मतलब समझ आ रहा है, दूसरा person read करे तो उसे भी same मतलब समझ आ रहा है. So it should be a easy to understand language. द इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए इन एडवांस. जो टेस्ट का कंस्ट्रक्शन होता है वो एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, स्टेप्स में होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए हमारे पूरे टेस्ट की. और इट इज कंप्यूटेड बाय द फाइंडिंग आउट ऑफ कोएफिशिएंट एंड ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स. एंड 2 सेट ऑफ हमारे वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का जो कोएफिशिएंट है उससे ही हम लोग एक रिलायबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं. This is based on the assumption that items of a test, if they are from the same domain, should correlate with each other. And ये हम लोग का एक assumption है कि अगर एक हम लोग का डोमेन है उसमें अगर हमारे 2 वेरिएबल हैं तो उनका जो कोरिलेशन है वो आना चाहिए, वो पॉजिटिव में आना चाहिए. They should correlate with each other. For a test to be usable, it should also be valid. A test becomes standardized test when norms are developed for the test. जो एक टेस्ट होता है वो यूजेबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए और उसके जो नॉर्म्स होते हैं वो भी होना चाहिए. वही स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जो 3 मैंने बताया था, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, वो सब होना चाहिए टेस्ट में.
एंड नॉर्म हमें पता है जो ग्रुप के नॉर्मल सेटिंग्स वगैरह लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं दे कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफिकल्टी लेवल। डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज वी हैव वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। लिटरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग वर्बल टेस्ट एज द आइटम्स हैव टू बी रिटन इन सम लैंग्वेज। और जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो पिक्चर्स और सिंबल्स यूज करके बनते हैं। तो हम लोग के जो टेस्ट होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो हम इनको आगे देखते हैं। तो जो एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव करना होता है रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर। जैसे छोटे बच्चों के गेम्स आते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना होता है उसमें डिफरेंट शेप्स बनी हुई होती हैं एंड यहाँ पर उनकी कुछ शेप्स रखी होती हैं, उनको बस उठाकर उसको अंदर पुट करना होता है। दिस इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल। अब एक जो ग्रुप टेस्ट होता है इसमें दे आर इजी टू एडमिनिस्टर एंड आर ऑल्सो लेस टाइम कंज्यूमिंग। इन अ स्पीड टेस्ट देयर इज टाइम लिमिटेशन रिटन विद इन द टेस्ट टेकर इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल दी आइटम्स। जो एक ग्रुप टेस्ट होता है इसमें एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड होती है। सब लोगों को, जैसे कि आप लोग के एग्जाम्स होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आप सब लोग को सेम टाइम पे क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, कुछ एक टाइम लिमिट सेट होती है लाइक 3 आवर्स एंड उसमें आपको काम खत्म करना है। दिस इज द ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट हो गया, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर असेस हो रहा है, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती है एंड इसका फायदा ये होता है कि चिल्ड्रन एंड लेमन पे भी हो सकता है, क्योंकि जो लेमन बेसिकली जिन लोग को लैंग्वेज नहीं आती, जो इलिटरेट है उन लोग के भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि जो रिसर्चर है जो हम लोग का कंडक्ट कर रहा है टेस्ट वो उन्हें इंडिविजुअल लाइक पर्सनली उनको असेस कर सकता है टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। देन एक पावर टेस्ट आता है। इट असेसेस द अंडरलाइंग एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल बाय अलाउइंग देम सफिशिएंट टाइम। यहाँ पर टाइम लिमिटेशन नहीं है पावर टेस्ट में, और इसको लाइक एक इंक्रीजिंग उसमें वो करा जाता है अरेंज। लाइक यहाँ पे सबसे कम डिफिकल्ट टेस्ट, फिर उससे थोड़ी बिग डिफिकल्टी वाला टेस्ट, फिर उससे बड़ी डिफिकल्टी वाला टेस्ट, लाइक ये होता है पावर टेस्ट। अब आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। हम लोग जो डेटा है उसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ डेटा होता क्या है, डिराइविंग कंक्लूजन्स आउट ऑफ द कलेक्टेड डेटा। जो हमने डेटा कलेक्ट करा है उससे कंक्लूजन्स निकालना, इसी को हम लोग एनालिसिस ऑफ डेटा कहते हैं। ये 2 मेथड्स में होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मैंने बहुत अच्छे से अभी पीछे समझाया था। क्वांटिटेटिव इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल वे में जो डेटा कलेक्ट होता है ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है, ये स्कोर्स में होता है। क्वालिटेटिव मेथड जो होता है ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, ये टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो इन सब की फॉर्म में होता है। नॉन न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो। देन लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। अब जो हमारी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रू जीरो पॉइंट। व्हाट इज ट्रू जीरो पॉइंट? अब अगर मैं कहूं कि अगर एक पर्सन को सुंदर होना है तो उससे 5 नंबर तक सुंदर होना जरूरी है आउट ऑफ 10। नहीं, दिस डजंट मेक सेंस। आप लोग ब्यूटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही साइकोलॉजी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उनका कोई 0 पॉइंट नहीं होता। आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि दिस इज द 0 पॉइंट, अब यहां से आगे दिस इज ब्यूटीफुल एंड यहां से आगे दिस इज नॉट ब्यूटीफुल, तो यू कैन डिफाइन इट। तो मतलब एक ट्रू 0 पॉइंट लैक करता है। एंड ऑल्सो अगर मैंने एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कंडक्ट करी 50 लोगों के ऊपर, 50 लोगों में से एक इंसान क्या है 40, दूसरे क्या है 37, दूसरे उसके फिर आए 32, फिर एक 30, फिर एक 27, फिर 29, फिर 23। अब अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है एंड यहाँ पे 2 आ रहा है। लाइक ये कंसिस्टेंट नहीं है। 3, 5, 2 दिस इज नॉट इक्वल, इनके बीच का जो डिफरेंस है। तो इनके बीच में एक प्रॉपर जो डिफ्रेंसिएशन है वो बिठाना इज नॉट पॉसिबल अभी। तो यहाँ पे ट्रू 0 पॉइंट जो है वो लैक करता है। रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकिज्म होता है। स्पेसिफिकिज्म मतलब अगर मैंने अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चों के ऊपर करने के लिए एक साइकोलॉजिकल मेथड डेवलप करा है,
तो मैं वो सेम मेथड जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनके ऊपर नहीं कंडक्ट कर सकती। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकिज्म आ सकता है। हमारी जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं, टूल मतलब जो हमने क्वेश्चनर पूरा डेवलप किया था ये इंक्वायरी करने के लिए, वो हर जगह नहीं यूज हो सकता। अर्बन वाला रूरल में नहीं यूज हो सकता एंड वाइस वर्सा। देन आता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव। अब ये जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है इसमें भी अब वही आ गया, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू में वैरी। अब ये तो इंटरप्रेटर पे डिपेंड करता है, लाइक रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्टिव जो डेटा उसने कलेक्ट किया उसका क्या मीनिंग निकाल रहा है। तो यही एक लिमिटेशन आ जाती है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की। अब आते हैं हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज एथिकल इश्यूज। सो एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? पहले हम पढ़ते हैं एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स मतलब कुछ भी एक आपकी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एक रिसर्चर हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ आपके लिए रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न्ड है। मतलब आप ह्यूमंस का बिहेवियर स्टडी कर रहे हो। ह्यूमंस कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, हर ह्यूमन के पास उनके राइट्स हैं, तो आप उनके राइट्स वॉयलेट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ एथिक्स होते हैं। फर्स्ट इज वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, मतलब जिसके ऊपर आप कंडक्ट कर रहे हो, जो आपका पार्टिसिपेंट है, वो फोर्सफुली आप नहीं ला सकते, उनकी खुद की चॉइस होनी चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने की। फिर आता है इनफॉर्मल कंसेंट, अगर आप उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हो जिसके बारे में वो पहले से नहीं जान सकते, तो आपके पास उनका एक इनफॉर्मल कंसेंट होना चाहिए। मतलब आपको उन्हें पहले से प्रायर बताना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। सो आपको लाइक परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या आप उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं कि नहीं। सो दैट इज इनफॉर्मल कंसेंट। देन आता है डीब्रीफिंग, नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च। अब जो रिसर्च आपने करी, आफ्टर डूइंग द रिसर्च कुछ जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको उनके साथ शेयर करना इज इम्पोर्टेंट, दैट इज डीब्रीफिंग। देन शेयरिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, जो स्टडी के रिजल्ट्स आए वो शेयर करना इज इम्पोर्टेंट विद द पार्टिसिपेंट। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी आपके पास रिजल्ट्स आए हैं आप उन्हें शेयर नहीं कर सकते बाहर अगर आपके पास आपके पार्टिसिपेंट जो आपका सब्जेक्ट था उसका कंसेंट ना हो। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव देयर कंसेंट एंड एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना। अगर वो नहीं चाहते उनका डेटा बाहर शो हो, बाहर लीक हो, तो आप नहीं कर सकते। So these are some ethical issues, and with this we have completed our chapter number 2, methods of inquiry in psychology for class 11. I hope आप लोग को सब कुछ अच्छे समझ आया होगा. If you have any doubts, feel free to comment on this video. We will be answering every comment, and with this thank you for watching. मिलते हैं next video में.